बहुत बढ़िया है सत्यम सर। जी मितेश सर। यही क्लास का टाइम है ना, कल तो डे भी रहेगा, सो 12 बजे कल क्लास लाइव मार्केट में भी किया जाएगा। बिकॉज अभी तो 23rd हो चुका है, तो अभी मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रेड्स हैं। ये 24 25 2 दिन बचा है, 26 को एक्सपायरी है। हाँ, ये जो मंडे रहेगा ना 30 तारीख वाला, मुझे लगता है कि ये मंडे बेहतरीन मंडे होगा स्टॉक्स को लेने के लिए। यहाँ पे जैसे लास्ट मंथ हम लोग नजर बना के रखे थे और बहुत अच्छे स्टॉक्स हमको फर्स्ट वीक में मिल गए थे। मुझे ऐसा लगता है कि 30, क्योंकि क्या होता है ना, एक चीज ये है कि आप बताइए, आप एक सैलरीड पर्सन है। नमस्कार विक्रम सर। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो लास्ट तक आते आते सैलरी खत्म हो जाता है। राइट, अब आप इन्वेस्ट करना कब स्टार्ट करेंगे? आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे 1 से 5 के बीच में, 1 से 10 के बीच में। हमारे पास जो मंथ का लास्ट दिन होता है और एक्सपायरी के बाद, तब अगर हमको ऑप्शन चेन का डेटा मिल जाए एंड बॉटम एंड टॉप का वैल्यू मिल जाए, तो वो एक अच्छा बॉटम मिलने के चांसेस हमारे पास होते हैं। तो 30 हमारे पास एक बेहतरीन एंट्री हो सकता है। क्यों 30 में बोल रही हूँ? बिकॉज ऑफ 27th एक दिन हमारे पास रहेगा जब मार्केट में वाई बनना स्टार्ट होगी, एंड 30 डे सेकेंड रहेगा। तो यहाँ पे हम एक अच्छे स्टॉक्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे टाटा पावर हुआ, अगर 27th एंड 30 को सेम बॉटम रहा तो हम टाटा पावर में बिल्कुल बने रहेंगे। और भी बहुत सारे स्टॉक्स है जो हमको बॉटम पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि कोरोमंडल नहीं, जैसे कि कॉल इंडिया हमको बॉटम पे दिखाई दे रहा है, तो हम बिल्कुल उस पर नजर बना के रखेंगे। और भी बहुत सारे स्टॉक्स है, तो इन स्टॉक्स को छोड़ेंगे नहीं, नजर बना के रखेंगे। अगर 30 को सेम बॉटम मिलेगा तो हम बिल्कुल लेने के बारे में सोचेंगे। ठीक है। अभी कोई नई पोजीशंस जो आपकी ट्रेप हुई है उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या करना है। डाबर वही चल रहा है, डाबर भी एक बेहतरीन एंट्री हो सकता है। डाबर पूरा महीना 2-3 स्टॉक्स मैं आपको बताना चाहूंगी जिसपे आपको नजर बना के रखना है। डाबर एक स्टॉक हुआ जिसपे आपको नजर बना के रखना है, बिकॉज ये एक ही कंसोलिडेशन के फेज में, कंसोलिडेशन इसका बॉटम है, आई थिंक 500 रुपीज से शायद नीचे नहीं गया है डाबर। और 506 507 रुपए ट्रेवल करता है, कभी कभी 511 रुपए चला जाता है, उसके ऊपर वो नहीं जा पाता है। तो डाबर पे आप नजर बना के रखिएगा। अगर ब्रेकआउट दिया तो 550 रुपीज जाने के चांसेस है, और मुझे लगता है कि एक बार जब उसने ब्रेकआउट दिया ना, तो सुपर आपको वो बहुत कम टाइमिंग में रैली मिल सकती है। तो डाबर पे आप बिल्कुल नजर बना के रख सकते हैं। एक स्टॉक आपका हुआ एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ भी एक रेंज बॉन्ड में है। उसका रेंज बॉटम 600 और टॉप 620, वो उसी रेंज में घूम रहा है। 630 पॉइंट्स का रेंज आप देख सकते हैं। अगर 630 रुपीज के ऊपर अगर उसने रेंज ब्रेकआउट दिया तो एचडीएफसी लाइफ एक बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा सन फार्मा आप देख सकते हैं, सन फार्मा पूरा महीना रेंज बॉन्ड रहा, सन फार्मा एक बेहतरीन स्टॉक हो सकता है। सन फार्मा आपको बड़ी रैली भी दे सकता है। दिखा देते हैं सन फार्मा, ये देखिए बहुत ही जबरदस्त है। मतलब भी कि कुछ कह ही नहीं सकते इस स्टॉक के बारे में। ये देखिए, जब ये मंथ स्टार्ट हुआ था ना, तब से लेकर अभी तक वो वही रेंज में घूम रहा है। एंड ये जो रेंज है ना, ये मैंने वैसे ही प्लॉट नहीं की है, ये रेंज आपको ऑप्शन चेन पे बराबर दिखाई देगी। ये इसका टॉप है, ये इसका बॉटम है। और आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स वो टॉप पे हिट कर रहा है, देन मल्टीपल टाइम्स से बॉटम को हिट कर रहा है। अब ये ब्रेक करके आप बात ये आती है कि जब ये इतनी बार इसको हिट किया तो वीक करेगा, वीक करेगा तो ब्रेक करेगा। लेकिन ब्रेक करने के लिए भी तो वॉल्यूम को जाना पड़ेगा ना, वॉल्यूम उस लेवल पे आ ही नहीं पा रहा है कि उसको नीचे की साइड या ऊपर की साइड प्रेशराइज करे और ब्रेक करके ऊपर निकलने की कोशिश करे। दोनों साइड में इतना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बना है कि ऊपर ये हिट करता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर नीचे हिट करता है, फिर ऊपर चला जाता है। बस इसकी यही कहानी चल रही है। बस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलेगा ना, तो एक सन फार्मा एक बेहतरीन स्टॉक हो सकता है हमारे लिए। और स्टॉक्स बताइए। ये फिलहाल 2-3 स्टॉक्स जो मेरी नजर में है। और देख लेते हैं। गेल देख लेते हैं, गेल मैंने देखा नहीं है। वेरी गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। कैसा रहा आज आप लोगों का दिन? कोई ट्रेड नहीं किया? कोई बात नहीं। गेल का बॉटम दिखाई दे रहा है 189 रुपीज का। एक बॉटम से ये लास्ट टाइम 184 रुपीज के आसपास रिवर्स हुआ है। वजन 25 में आने के चांसेस हैं आशीष सर। देखते हैं अभी।
189 186 मैक्सिमम देखते हैं। अगर गेल हमको 186 का बॉटम 30 के आसपास मिलेगा तो हम बिल्कुल इसको लेने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। अगर गेल 186 30 के आसपास अगर हमको मिलता है तो बिल्कुल लेने के बारे में सोचा जा सकता है, क्योंकि गेल भी टॉप से बहुत ज्यादा करेक्ट हुआ है। ये इसका ऑल टाइम टॉप है। एंड लो की अगर हम बात करें यहां से तो ऑलमोस्ट 20% करेक्ट हुआ है। थोड़ा और नीचे मिलेगा तो 25% तक का करेक्शन बिल्कुल नजर बना के रख सकते हैं। गेल वन ऑफ द, एक बोला जाता है ना कि जैसे कि हमारे पास फंड कम होता है पोजिशनली इन्वेस्ट करने में, तो 2-2.5 हजार रुपए से अबाउ स्टॉक्स में हम पैसा लगाते नहीं है। ये एक ऐसा स्टॉक्स है कि अच्छा मूव भी करेगा, 15-20 पॉइंट हम इजी मिल भी जाएगा और हमारे बजट में भी है, तो बिल्कुल इस पे नजर बना के रखा जा सकता है। डॉक्टर रेडी C1 क्या हुआ है आज देख लेते हैं, आपका भी देख लेते हैं। आज कैसा रहा आईडीडी ब्लास्ट आप लोगों का ट्रेड करना, क्योंकि मार्केट तो एक बार ही चढ़ने के बाद फिर कुछ ज्यादा अप एंड डाउन हुआ था क्या? आज मैंने देखा नहीं निफ्टी को। डॉक्टर रेड्डी में कोई ट्रेड था ही नहीं। ये देखिए परमीत सर, भले ये शायद आपको ये ट्रेड मिला हो, लेकिन ये करना नहीं है क्योंकि ये ऑलमोस्ट P2 से ओपन हुआ है, तो इस दिन डॉक्टर रेड्डी में हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। स्पेशली रूल्स को फॉलो करना जरूरी है, जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करिए। उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे तो कभी कभी आपको अच्छा रिटर्न्स मिलेगा, लेकिन कभी कभी आप ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी गलतियां मत करिए। रूल ये है कि जब स्टॉक C2 पे सीधा ओपन हो जाए या सीधा C2 पे मैक्सिमम रेंज पे ओपन हो, तो उस दिन उस स्टॉक में हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। और एक चीज और, ये हमने लाइव में भी डिस्कस किया है। पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी फिन निफ्टी। फिन निफ्टी देख रहे हैं कि नहीं आजकल? पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं कितना वॉल्यूम आया है बैंक निफ्टी में। रिफ्रेश होने देते हैं। बिल्कुल मितेश, एक बार और रूल्स के बारे में बात कर लेंगे। एलटीपी कैलकुलेटर मेरा ही नहीं चल रहा है क्या? चलिए, अच्छा वॉल्यूम्स दिखाई दे रहा है अभी तो। फिन निफ्टी में देख लेते हैं। फिन निफ्टी में वॉल्यूम देखिए, अभी तो वैसे भी ये नियर एक्सपायरी है। 31 तारीख को इसकी एक्सपायरी है और आप देखिए 60,000 52,000 का वॉल्यूम्स आ रहा है। लेकिन मैं कुछ स्टॉक्स को देख रही हूँ, जैसे कि आप देखिए डॉक्टर रेड्डी। उस दिन भी हमने बात किया था डॉक्टर रेड्डी में, उस दिन 1.5 लाख का वॉल्यूम था और आज देखिए आप 40,000 50,000 रुपए का वॉल्यूम आज देखने के लिए मिला है इसमें। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से मंथली एक्सपायरी कन्वर्ट हुई है, जब से मंथली एक्सपायरीज कन्वर्ट हुई है, तब से तो स्टॉक्स में कुछ अच्छा वॉल्यूम्स हमको देखने के लिए मिल रहा है। ये हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन है। जितना ज्यादा वॉल्यूम्स होगा रिवर्सल्स उतने स्ट्रॉन्ग मिलने के चांसेस रहेंगे। नहीं सर, C1 से कोई ट्रेड नहीं बनेगा। मैं आपको रूल बता देती हूँ आईडीडी ब्लास्ट के। आईडीडी ब्लास्ट के सिंपली 3 रूल्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। रूल नंबर फर्स्ट, जब स्टॉक C2 पे ओपन हो या P2 पे, यानी कि मैक्सिमम रेंज 2 के आसपास अगर ओपन होगा, तो उस दिन उस स्टॉक में कोई ट्रेड नहीं करेंगे। रूल नंबर सेकेंड, वो ऐसा है कि जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड लेने से पहले अगर वो अपना टारगेट एक बार हिट करके टारगेट और स्टॉप लॉस दे दिया है तो डबल से ट्रेड नहीं करेंगे। जी विशाल सर, बिल्कुल हम बात करेंगे, कोफोर्स की भी बात करेंगे। चलिए, हम रूल की बात कर रहे थे, सो मैं रूल आपको बता देती हूँ। रूल नंबर फर्स्ट ये है, मैं मार्क कर देती हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। ये 4 लाइंस आपको दिखाई दे रही है, इसको मैं चार्ट पे लेके चलती हूँ तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। स्पेशली आपको रूल्स को फॉलो करना जरूरी है बस। रूल्स क्या है चलिए समझ लेते हैं। पहले इसको कर देते हैं यहाँ, इसको कर देते हैं यहाँ पे। चैट्स भी देखना जरूरी है ना। चलिए, रूल नंबर फर्स्ट ये है, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है नियर P2 के, या मार्केट सीधा यहाँ पे ओपन हो रहा है, यानी कि फर्स्ट कैंडल अगर सीधी P2 से बनना स्टार्ट हो रही है या फिर सीधी C2 से ओपन हो रही है, तो हम इस दिन कोई ट्रेड नहीं करेंगे। समझ में आया? रूल नंबर फर्स्ट सभी को क्लियर है? रूल नंबर फर्स्ट सभी को क्लियर है फॉर आईडीडी ब्लास्ट? रूल नंबर फर्स्ट सभी को क्लियर है?
जिनको नहीं समझ में आ रहा है स्पेशली उनके लिए है। अब रूल नंबर सेकेंड क्या है, फिर से बताती हूँ रूल नंबर सेकेंड क्या है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ हो, पहली कैंडल यहाँ से बनना स्टार्ट हुई हो, कहाँ से, P1 से, ठीक है। मार्केट में ऐसी कैंडल्स बन रही है, यहाँ पे कैंडल्स बन रही है, यहाँ पे कैंडल्स बन रही है, और आपने देखा कि 10 बज चुका है और 10 बजे भी मार्केट यहाँ पे आपको मिल रहा है P1 पे, ठीक है। 10 बजे आपने देखा और मार्केट आपको कहाँ पे मिल रहा है, P1 पे मिल रहा है, ठीक। अब जब हम 10 बजे ट्रेड करेंगे, चाहे आप 10 बजे ट्रेड करिए, चाहे आप 9:30 बजे ट्रेड करिए, चाहे आप 11 बजे ट्रेड करिए, ट्रेड करने से पहले उसके पिछली हिस्ट्री जानना जरूरी है। पिछली हिस्ट्री जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, पिछली हिस्ट्री जानने के लिए हमको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या स्टॉक ऑलरेडी एक बार P1 हिट कर चुका है, पहला, क्या ऑलरेडी स्टॉक P1 ऑलरेडी हिट कर चुका है। अगर उसने हिट किया है पहले, तो पहले हिट किया है तो उसके बाद क्या उसने टारगेट दिया है, क्या उसने स्टॉप लॉस दिया है। अगर वो पहले P1 हिट किया है, टारगेट और स्टॉप लॉस नहीं दिया है, तो 10 बजे भी अगर हमको ट्रेड मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे। अगर उसने 10 बजे के पहले P1 को हिट किया और टारगेट और स्टॉप लॉस दे दिया, तो फिर हम P1 पे डबल ट्रेड नहीं करेंगे। क्लियर। अब P1 पे अगर हो चुका है तो C1 भी नहीं करेंगे, फिर हम वेट करेंगे यहाँ C2 का और P2 का। सिर्फ यही रूल्स है। जब ऑलरेडी P1 वाला ट्रेड दे देगा, वन नंबर वाला ट्रेड दे देगा, तो वन नंबर ये दोनों ट्रेड नहीं करेंगे, फिर 2-2 वाला ट्रेड करेंगे। बस यही रूल्स है, इसके अलावा कोई और अलग रूल नहीं है। लास्ट रूल ये है कि जब भी हमको ट्रेड करना होता है, तो आपको यहाँ पे दो रिस्क दिखाई देती है, ये खरीदारी करने के लिए रिस्क है और ये बिकवाली करने के लिए रिस्क है। अगर आपको खरीदारी करना है तो आपको बुलिश रिस्क देखने की जरूरत है, अगर आपको बिकवाली करना है तो आपको बियरिश रिस्क देखने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल बुलिश में 5 है और बियरिश में 0 है, इट मींस दैट कि खरीदारी करने वाला रिस्की है, लेकिन बिकवाली करने वाला तो सेफ है ना। बिकवाली में 0 है मतलब बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये दोनों रिस्क दो एक ही स्टॉक के लिए नहीं है, ये दोनों रिस्क ऑब्वियस चीजें एक ही स्टॉक के लिए है, लेकिन पूरे दिन भर के लिए नहीं है। सपोज अगर बुलिश रिस्क 0 है, यानी कि हम खरीदारी कर सकते हैं, बियरिश रिस्क 5 है, यानी कि हम बिकवाली नहीं करेंगे, बिकवाली थोड़ा रिस्की हो जाएगा। बुलिश रिस्क 0 है, बियरिश रिस्क 2 है, यानी कि बिकवाली वाला ट्रेड हम नहीं करेंगे, खरीदारी वाला ट्रेड हम कर सकते हैं। क्लियर है। बस यही रूल है, इसके अलावा और कोई रूल नहीं है। अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो ऑप्शंस डिपेंड्स करता है कि वॉल्यूम कितनी स्पीड में आ रहा है, जितनी स्पीड में वॉल्यूम आ रहा है उस अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं डेरिवेटिव्स के ऑप्शंस की। अब वॉल्यूम किस स्पीड से आ रहा है उसको देखने के लिए आपको ऑप्शन चेन पे नजर बना के रखनी पड़ेगी, तो आपको समझ में आएगा कि वॉल्यूम किस स्पीड से आ रहा है। क्लियर। अभी तक और कोई डाउट आइडेरी ब्लास्ट को लेकर आप पूछेंगे तो हम उसके बारे में बात करेंगे। यस, ये ऑलमोस्ट टच है। आप देखिए ना, 1300 रुपए का स्टॉक है और अगर मैं इस कैंडल पे रखूं तो आप ये देखिए कितना चाहिए हमको, इसका हाई 1368 रुपीज पे एंट्री चाहिए और हाई देख लीजिए 1366.95, यानी कि 1367, यानी कि 1 रुपए के आसपास। 1 रुपए में क्या ही जाता है, इसलिए हम इसको ऑलमोस्ट हीटेड मानते हैं। क्लियर। अभी कोई डाउट। अगर विशाल सर P2 से ही स्टार्ट हुआ है और वो टारगेट और स्टॉप लॉस नहीं भी दिया है, तो भी हम P2 और C2 उस दिन उस स्टॉक में कोई ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक। किया जा सकता है कृष्णेश्वर सर, कृष्णावीर सर, सॉरी, कृष्णावीर सर, बिल्कुल किया जा सकता है। ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। निफ्टी से ऑब्वियस चीजें, कुछ स्टॉक्स लिंक्ड है, निफ्टी और स्टॉक्स वाइस वर्सा चलते हैं, लेकिन कुछ कुछ स्टॉक्स जो है वो निफ्टी को फॉलो नहीं करते हैं। तो वो डिपेंड्स करता है कि उसमें वॉल्यूम्स किस डायरेक्शन में, किस तरीके से, किस स्पीड में आ रहा है। दीपक सिंह सर, जो जितना बड़ा स्टॉक है, जैसे सपोज ये स्टॉक है 1300 रुपए का, 1 रुपए हम कंसीडर कर लेंगे, लेकिन 2-5 रुपए का डिफरेंस होता तो हम बिल्कुल कंसीडर नहीं करते। इसलिए आज इसमें C2 से कोई ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि ये स्टॉक P2 से ओपन हुआ है इसलिए। और कोई डाउट। जो लोग नए हैं उनको कोई डाउट। मदरसन कितना चल रहा है अभी। और हमारी एंट्री कहां से है।
158 से ना। जी कृष्णावीर सर, हमारी एंट्री है 158 रुपीज से, 156 रुपीज चल रहा है, मैक्सिमम 153 रुपीज नीचे प्रेशराइज कर रहा है। ठीक है, रखे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही है कि हमने एंट्री शायद लास्ट वीक में किया है ना, बस वही दिक्कत हो सकती है, उसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं। कब एंट्री किए हैं मदरसन में? यही चल रहा है ना मार्केट। बस प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पे आके 18 दिसंबर के आसपास आकर एंटर किए हैं। ठीक है, देखेंगे। ये भी तो एक रेंज में ही है ना, ये देखिए 161 और 170, 10 रुपए का रेंज है। ब्रेक नहीं किया है, लेकिन नीचे की साइड में ब्रेक करके ऊपर की तरफ रिट्रेस नहीं किया ना ये मदरसन, तो बहुत दिक्कत हो सकती है। नीचे की तरफ वॉल्यूम बनना स्टार्ट हुआ, मुझको लग रहा है कि और फर्दर नीचे जाने के चांसेस हैं। ये तो शायद हमारा उस दिन भी डिस्कशन हुआ था मदरसन को लेकर कुछ इसी तरीके से, कि ये स्टॉक रेंज बॉन्ड है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ सस्टेन करेगा तो हम बिल्कुल इस पोजीशंस को कैरी करेंगे। नहीं ऊपर की तरफ सस्टेन किया तो नीचे की तरफ अगर वॉल्यूम बनना स्टार्ट हुआ तो बहुत बड़ा करेक्शंस भी एक हमको देखने के लिए मिल सकता है। ये तो बात हो चुकी है ना हमारी पहले ही। अगर कैश में C2 से, अरे नहीं, कुछ नहीं करना है, टारगेट और स्टॉप लॉस करने लेने का जरूरत ही नहीं है। ये देखिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए आपको P1 के पास में तीन वैल्यूज दिखाई दे रही है, पहले नंबर पे आपका टारगेट है, दूसरे नंबर पे आपका स्टॉप लॉस है, तीसरे नंबर पे आपका एंट्री है, बस। कैश में है, ठीक है मदरसन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर वो वापस से ऊपर की तरफ वॉल्यूम उसको प्रेशराइज नहीं किया, प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेवल करना नहीं स्टार्ट किया ना, तो नीचे की तरफ हमको अगेन 10-15 पॉइंट्स ज्यादा जाने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और फिर नीचे की तरफ प्रेशराइज करेगा तो आप यहाँ पे देखिए, ये 67 दिखाई दे रहा है, 49 दिखाई दे रहा है, यानी कि मैक्सिमम 148 रुपीज तक धकेल सकता है। ये इस महीने का डेटा है। अगले महीने का ऑप्शन चेन देखेंगे तो हमको वहां पे समझ में आएगा कि एक्चुअल में नेक्स्ट एक्सपायरी में, नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में राइटर्स कहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट मंथ उसको कहाँ कहाँ पे किस पॉइंट पे रोकने की कोशिश करेगा। फिलहाल ये डेटा देखकर यही इसका बॉटम होना चाहिए, ड्यू टू वॉल्यूम नीचे की तरफ प्रेशराइज कर रहा है, लेकिन है नियर एक्सपायरी। सो फ्यूचर वाला ट्रेड हो तो स्पेशली क्लोज कर दीजिएगा, रिस्क लेने की जरूरत है नहीं। और अगर पोजिशनल कैश में लिया है तो मुझे लगता है कि 148 रुपीज तक वेट करिए। अगर मैं 148 भी बहुत ज्यादा हो गया, 150 रुपीज तक का लिए वेट करिए। 150 रुपीज ब्रेक किया और वापस से अगर रिट्रेस नहीं हुआ 160 रुपीज तक, तो मार्केट में फिर कंसोलिडेशन वापस आएगा। और देन जिस तरीके से यहाँ पे आपको ये 10 पॉइंट का कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है, सेम एज इट इज यहाँ पे फिर कंसोलिडेशन आपको दिखाई देगा, तो मतलब नहीं रहेगा। इससे अच्छा है कि थोड़ा सा नजर बना के रखिए वॉल्यूम्स पे, अगर सेम प्राइस पे घूमता रहता है तो फिर निकाल दीजिएगा, फंड फ्री कर लीजिएगा, दूसरे फंड पे अपन पोजीशंस लगाने के लिए बारे में सोचेंगे फिर। ठीक है। टाटा पावर देख लेते हैं। कैश में मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है, कैश में क्या दिक्कत हो सकती है, मार्केट जितना करेक्ट होगा उतना स्टॉक्स हमको बॉटम पे मिलेंगे। टाटा पावर को देख लेते हैं। टाटा पावर का बॉटम यही है तन्मय सर, इससे ज्यादा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा बॉटम है, राइटिंग्स अच्छी है, राइटिंग्स के साथ साथ वॉल्यूम्स भी अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन अब कल अगर मार्केट प्रेशराइज किया, वॉल्यूम नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है, अगर आप देखेंगे इस ऑप्शन चेन को ध्यान से, तो साफ हमको दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ पे वॉल्यूम्स वैसे भी कॉम्पीट कर रहे हैं, नीचे ट्रेवल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये अभी उतनी स्पीड में नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि राइटर्स ने ये पोजीशंस प्लस वॉल्यूम ने ये पोजीशंस को रोक रखा है। लेकिन फिर दिक्कत वही करेगा, अगर मार्केट नीचे की तरफ प्राइस मूव करने लगा तो वॉल्यूम्स प्रेशराइज होगा, वॉल्यूम प्रेशराइज होगा तो स्टॉक नीचे की तरफ मूव करने लगेगा, एंड फिर नीचे की तरफ प्रेशराइज होगा तो ये 54% है, ये 58%, तो ऑब्वियस ही चीज है, राइटर्स क्या करेंगे, नियर एक्सपायरी है तो उनको करना तो पड़ेगा ना, अपना पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शंस नहीं है। सो ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी होगी, और मैक्सिमम मुझे दिख रहा है कि यही होगा, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है फिलहाल, बाकी देखा जाएगा नेक्स्ट मंथ में।
बिल्कुल कोफोर्स देख लेते हैं, बने रह सकते हैं तन्मय सर। मुझे लगता है कि 392 रुपीज के आसपास स्टॉप लॉस रखिए और बने रहिए, क्या दिक्कत है। कोफोर्स तो बहुत बड़ा स्टॉक दिखाई दे रहा है, कहाँ से एंट्री किए हैं। बॉटम बहुत नीचे दिखाई दे रहा है, 9,800 से स्टॉक आया है 9,600। नीचे 9,000 तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 9,000 ब्रेक किया तो ऑलरेडी एक नीचे ओआई दिखाई दे रही है। कोफोर्स का कुछ ऐसा खास दिखाई नहीं दे रहा, उतना बड़ा स्टॉक है। एक्साइड देख लेते हैं। एक्साइड मैक्सिमम 406 रुपया जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पोजीशंस कहाँ से है एक्साइड में, पोजीशंस यहीं से होगी कुछ 450 रुपीज के रिवर्सल्स के आसपास से क्या। पर शायद हम एंटर नहीं किए होंगे उस टाइम पे। एक्साइड इंडस्ट्री को देख लेते हैं। टाटा स्टील कितना आ रहा है आज। वही मैक्सिमम 416। बहुत फ्लक्चुएशंस नहीं दिखाई दे रहा है एक्साइड में। कल एक्साइड 3% के आसपास टूटा, आज एक्साइड 2.5% के आसपास टूटा। अगर एक्साइड 416 रुपए पे नहीं रुका ना तो फिर नीचे और जाने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल नई एंट्री करने के बारे में मत सोचिए एक्साइड में। फिलहाल नई एंट्री करने के बारे में मत सोचिए, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। मार्केट को यहाँ पे सस्टेन करना पड़ेगा। एक साइड में अगर ये वैल्यू सस्टेन नहीं की, और फिलहाल अभी हमारे पास डेटा है भी नहीं सर। सो फिलहाल जो डेटा मुझे दिखाई दे रहा है मैक्सिमम उस हिसाब से 416 रुपए इसको गिरना चाहिए, लेकिन जब तक हमारे पास डेटा नहीं आएगा तब तक हम, फिर वही चीज हो गया ना, बिना हाथ पैर वाली बात नहीं कर सकते हैं। महाबली सर हम लोग यहीं पे डिस्कस करते हैं स्टॉक्स को लेकर, और इस क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स डेडिश इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाती है, वहां पे देख सकते हैं। एंड फिर वही चीज है, स्पेशली रूल चाहे कुछ भी हो जाए, देखिए क्या होता है ना कि कभी कभी आपको ऐसा फील हो सकता है कि थर्ड वीक में फोर्थ वीक में ट्रेड करने पे अच्छे ट्रेड्स मिल जाते हैं, हम क्यों नहीं ट्रेड करेंगे, बिल्कुल ट्रेड करना चाहिए। आपकी सारी बातें सही है, लेकिन जब रिटर्न्स देगा और जो हमारे आंखों के सामने वो स्टॉक्स निकल गया और प्रॉफिट दे रहा है, हम उसी को समझेंगे कि ये स्टॉक चला। लेकिन जो स्टॉक्स में फंस जाएंगे उस स्टॉक में हमारे पास कोई और ऑप्शंस नहीं बचेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। लास्ट के डेज में कोई नया पोजीशंस मत लीजिए। लास्ट का फोर्थ वीक तो स्पेशली मत करिए। थर्ड वीक में ट्राई करिए अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने के लिए। फर्स्ट एंड सेकेंड वीक सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। रही बात जो स्टॉक्स हमारे फंसे होते हैं, जैसे फंसा कौन सा स्टॉक है, डाबर। ना वो टारगेट दिया है ना स्टॉप लॉस दिया है, वो एक रेंज बॉन्ड में है। उसके अलावा और कौन सा स्टॉक है हमारे पास, टाटा स्टील। टाटा स्टील कितना चल रहा है, 138 रुपीज का बॉटम दिया या नहीं। अभी देखिए एनटीपीसी ग्रीन में एक अच्छा न्यूज चल रहा है, लेकिन फिर वही प्रेशर ही मार्केट का नेगेटिव है कि वो उठ ही नहीं पा रहा है। तो वो सारी चीजें हैं। ये बॉटम बेहतरीन बॉटम है, स्टॉक 141 रुपीज तक जा रहा है, 138 रुपीज का बॉटम मिलेगा तो एक अच्छा बॉटम हो सकता है। लेकिन फिर वही चीज है, ये हम देखेंगे 30 के नियर, 30 के आसपास 138 रुपीज का बॉटम मिलेगा तो अच्छी बात है। साथ ही साथ 138 रुपीज के नीचे अगर ब्रेक करने की कोशिश किया तो फिर हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे। ठीक है। तो टाटा स्टील में अभी ट्रेड होगा भी तो 142 रुपीज के आसपास से, तो कोई बड़ा स्टॉक है नहीं। टाटा पावर हो गया, टाटा स्टील हो गया, ये कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिसपे हम पोजीशंस बना के रख सकते हैं। मैं बताऊं आपको, अगर आपको कहे कि इंडस बैंक लो पे दिखाई दे रहा है, लेकिन इंडस बैंक में कोई, हाँ 138 रुपीज से एंट्री है। अगर आपको कोई कहे कि इंडस बैंक बॉटम पे दिखाई दे रहा है और आप खरीद लीजिए, लेकिन मैं आपको कहूंगी कि इंडस बैंक मतलब नहीं है खरीदने से, पूछिए क्यों। अगर आप इंडस बैंक का रिजल्ट रिटर्न्स देखेंगे तो पूरे एक साल में वो नेगेटिव ही रिटर्न्स दिया है। तो ऐसे स्टॉक्स में लेने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसी के अलावा अगर हम कुछ स्टॉक्स देखें, जैसे कि कोरोमंडल एक साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत सारे ऑप्शन है जो बहुत अच्छा परफॉर्म किए, तो हम वैसे स्टॉक्स में पैसा क्यों लगा रहे हैं जो चल ही नहीं रहे, हम वैसे स्टॉक्स में पैसा लगाएंगे ना जो ग्रोइंग कंपनीज है। तो बहुत सारे हैं। ठीक है। अगर अभी कंसोलिडेशंस का फेज दिखाई दे रहा है तो हम थोड़े टाइम थमे रहेंगे, पोजीशंस में बने रहेंगे। बस दो ही काम करना है, या तो स्टॉप लॉस आएगा या टारगेट आएगा या पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट कट हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा और कुछ भी नहीं होना है। बायोकॉन में क्या हुआ है, बायोकॉन 346 ना ब्रेक किया है क्या।
कितना चल रहा है अभी? क्या बात है। बायोकॉन 329, मतलब स्टॉप लॉस कट हो गया होगा बायोकॉन में और निकल जाना ही सही था। किस किसने काट दिया पोजीशन, किस किसने रखा है? अभी पता चल जाएगा कौन कौन रूल्स को फॉलो कर रहा है, कौन कौन नहीं। बताइए। बायोकॉन हम लोग 346 रुपीज से एंट्री किए हैं, किस किसने पोजीशंस रखा है और किस किसने पोजीशंस निकाल दिया है? निकाल दिया है, और होल्ड किया है, और एंट्री नहीं लिया है, और रमन सर, जब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, मैं क्लियर आपको बोली थी कि ये स्टॉक यहाँ पे एक बार हिट किया है, यहाँ पे हिट किया है, यहाँ पे हिट किया है, यहाँ पे हिट किया है। 346 रुपीज हमारा एंट्री पॉइंट है, एंड 346 रुपीज एंट्री को ब्रेक करेगा तो 342 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ बहुत स्पीड में जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत टाइम तक एक रेंज में कंसोलिडेट हुआ। किस किस को पता है कि ये बातें हमने बायोकॉन को लेकर की थी? किसने वो क्लास अटेंड की थी? कोई एक, जिन्होंने ये सुना हो कि हमको स्टॉप लॉस, हाँ बिल्कुल जाने वाला था, लेकिन हमारी बात हुई थी 346 रुपीज अगर है और उसको नीचे की तरफ अगर ब्रेक करेगा तो फिर रिस्क होगा। 342 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएंगे, पोजीशंस को कट करेंगे, नीचे जाने का रिस्क बढ़ जाएगा। जैसे कि अभी हम टाटा स्टील में बात कर रहे थे, पता है या नहीं? बस यही रीजन, ये जो तो कैंडल्स दिखाई दे रही है ना बड़ी बड़ी, बस मैं इसी रीजंस की वजह से आपको बोलती हूँ कि जब स्टॉक्स कंसोलिडेट हो और कंसोलिडेशंस के बाद आपके अगेंस्ट अगर वो ब्रेकआउट दे तो वहां पे बहुत स्पीड में वॉल्यूम आने लगता है। और जो स्टॉक बहुत टाइम तक, वो होता है ना कि एक ही एक चीज में बहुत ज्यादा अगर वॉल्यूम्स बनने लगेगा तो ऑब्वियस चीजों को किसी ना किसी साइड तो जाना ही है। अगर ऊपर की साइड में वॉल्यूम्स बनना है तो ऊपर की साइड में वो ब्रश करेगा, और ऊपर की साइड में आपको अच्छी इसी तरीके से इसी हाइट की बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको ऊपर की साइड में दिखाई देगी। अगर यही ब्रेकआउट नीचे की तरफ करेगा और वॉल्यूम नीचे की तरफ प्रेशराइज करेगा तो ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिलेगी। और वही चीज मैं आपको उतनी कई बार समझा चुकी हूँ कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, उसके साथ वेट करिए ना। वो इसलिए हर स्टॉक्स में नहीं बोला जा रहा है, हर स्टॉक्स में इसलिए नहीं बोला जा रहा है, क्यों? क्योंकि क्योंकि हर स्टॉक्स में कंसोलिडेशंस का फेज नहीं है। लेकिन जो स्टॉक कंसोलिडेट है, जैसे कि हमने बात किया डाबर में, हमने बात की थी बायोकॉन में, हमने बात किया सन फार्मा में, हमने बात किया कॉल इंडिया में। कॉल इंडिया भी अगर आपको दिखाऊंगी ना तो आप देखिएगा, देखिए आपको दिखा देती हूँ क्यों मैं आपको बोल रही हूँ। चाहे आप उसको पोजिशनल्स लेके जा रहे हैं, चाहे आप इंट्राडे लेके जा रहे हैं, लेकिन जब एक रेंज में फंसा होता है ना, फिर वॉल्यूम्स बहुत स्पीड में बनता है, एंड देन तगड़ा वाला आप नीचे की तरफ एक प्रेशराइज करेगा। ये देखिए, ये स्टॉक अगर हम बात करें तो ये मल्टीपल हिटिंग 405 के आसपास दिया है। हमारा एंट्री कुछ यहाँ यही कहीं से बना था 400 के आसपास से, 396 रुपीज के आसपास से, लेकिन मार्केट यहाँ कुछ टाइम कंसोलिडेट किया एंड देन वो रेंज को ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा। तो ऐसे केस में हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब दो चीजें हो सकती है, कॉल इंडिया यहीं पे ऐसी छोटी छोटी कैंडल्स बनाने लगे, वॉल्यूम्स ना आने लगे, छोटे स्टॉप्स के साथ हमको टिक करना पड़ेगा। तो वो चीज मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि अगर स्टॉक कंसोलिडेट हो और नीचे की तरफ अगर वॉल्यूम प्रेशराइज करे तो ऐसे स्टॉक में रिस्क बढ़ जाता है। तो ऐसे स्टॉक में रिस्क लेने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है अनिल सर, आइडरी ब्लास्ट पे आपको इंट्राडे ही ट्रेड करना है। अभी भी बता रही हूँ, जैसे कि स्टॉक हुआ डाबर, डाबर की रेंज है 500 टू 511, 500 रुपीज से नीचे की साइड में अगर प्रेशराइज किया, और आपको दिखा देती हूँ, मतलब इतना डिटेल में डिस्कशन हो रहा है फिर जाकर आप वही गलती कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों। एक्स्ट्रा फंड है तो फिर लॉन्ग टर्म पोजीशंस लेके छोड़ दीजिए, लॉस करने से मतलब नहीं है। प्रैक्टिस करने के बारे में सोच रहे हैं तो पैसा बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं। कॉल इंडिया किधर गया? यहाँ, ये देखिए कॉल इंडिया कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये 400 रुपीज पे था, मार्केट ज्यादा नीचे नहीं है, 13 पॉइंट ही समथिंग नीचे दिखाई दे रहा है, लेकिन टॉप एंड बॉटम ऑलमोस्ट एक ही स्ट्राइक प्राइस पे है। एंड ये देखिए वॉल्यूम्स,
बहुत स्पीड में बहुत अच्छा वॉल्यूम आ रहा है। ये जो 7,000 8,000 रुपए का आसपास वॉल्यूम है ना, स्टॉक्स में हम 2-2 ढाई-ढाई हजार के वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड किए हैं। 7,000 का वॉल्यूम होना बहुत अच्छा वॉल्यूम है। अभी ओआई यही बना हुआ है, ये इसको 400 रुपीज के लेवल्स को ब्रेक किया, बहुत टाइम इसको रोकने की कोशिश भी किया 400 रुपीज पे। देखिए यहाँ पे, यानी कि आप देखिए 13 दिसंबर के आसपास, 13 दिसंबर को रोकने की कोशिश किया, ऊपर की तरफ ट्रेवल करना स्टार्ट किया, 17 दिसंबर को रोकने की कोशिश किया, 18 दिसंबर के आसपास भी रोकने की कोशिश किया। जब 18 दिसंबर को ये अपने यहाँ नहीं रोक पाया, फिर नीचे की तरफ, अगर आप 18 तारीख का डेटा देखेंगे तो आपको दिखा देती हूँ कि वॉल्यूम ने डेफिनेटली नीचे की तरफ उसको प्रेशराइज किया होगा। देख लीजिए 18 तारीख को देखते हैं, 18 तारीख को 400 रुपए से नीचे की तरफ वॉल्यूम बन रहा होगा, तो ही वो ब्रेक किया होगा। देख लीजिए, कॉल इंडिया 18 तारीख को चलते हैं, 18 को चल देते हैं, सुबह 10 बजे का डेटा ले लेते हैं। ये देखिए 400 रुपए पे है, हाईएस्ट ओआई यहीं पे है, ये इसका बॉटम होना चाहिए। ये परसेंटेज कितना है 1100 का, ये है वॉल्यूम 1000 के आसपास, ये है 79% के आसपास। अब देखिएगा, इसको टिक बाय टिक की जगह हम कर देते हैं 1 मिनट, इसको हम कर देते हैं, क्या हो गया, स्क्रीन स्टॉप हो गई है क्या? अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है? स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? देखिए, ये देखिए प्राइस यही रुका है, ठीक है। ये परसेंटेज देखिए, ठीक है, हाईएस्ट वॉल्यूम है यहीं पे, ये रोकने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे भी बनाया, देन 400 रुपए पे ये वॉल्यूम नीचे की तरफ प्रेशराइज कर रहा है, कंप्लीट शिफ्ट दिखाई दे रहा है कि प्रेशराइज मार्केट नीचे की तरफ कर रहा है, ये वॉल्यूम नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ, दैट्स व्हाई मार्केट एक डाइवर्जेंस नीचे जाके स्टक हो गया। मार्केट ये दिन 396 रुपीज के आसपास स्टक हुआ होगा। फिर आप ये देखिए, ये परसेंटेज का काम देखिए, दैट्स इट। समझ में आया? जो चीज 18 तारीख का तो हमको डेटा याद भी नहीं था, लेकिन साफ हमको दिखाई दे रहा है, जो चीज नीचे की तरफ प्रेशराइज कर रही है, जो चीज हम बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं, सामने हम लोगों को हिस्टोरिकल में देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम वही गलती कर रहे हैं। नहीं समझ में आया? फिर से एक बार ये डेटा को देखिए, चंद्रशेखर सर ने खुद 18 को निकाल दिया था, बहुत बढ़िया है चंद्रशेखर सर। देखिए फिर से दिखाती हो, क्या जाएगा, 2 रुपए का स्टॉप लॉस जाएगा ना। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि हम स्टॉप लॉस क्यों नहीं बुक करना पसंद करते हैं, मुझे एक चीज ये नहीं समझ में आती है। ये लीजिए, फिर से इसको लेके चलते हैं, दिखा देती हूँ कौन कौन सा आपको ध्यान रखना है, मार्क कर देती हूँ। ये अभी प्ले नहीं हुआ है, जब प्ले होगा तब आप देखेंगे। आपको ये वाला एक तो ऑब्जर्व करना है, एक ये वाला परसेंटेज आपको ऑब्जर्व करना है, साथ ही साथ ये वाला परसेंटेज। क्यों चंद्रशेखर सर इतना बड़ा लॉस क्यों, कैसे हुआ है? ये वाला देखिएगा, साथ में ये वाला परसेंटेज देखिएगा, ठीक है। अब हम इसको कर देते हैं प्ले। इतना लॉस कैसे हुआ है चंद्रशेखर सर? चलिए, ये मैंने स्टार्ट किया, देखिए मार्केट कहाँ चल रहा है, 400 रुपए के आसपास। ये डेटा एक एक मिनट का नहीं प्ले हो रहा है, लग रहा है मुझको, मुझे लग रहा है ड्राइंग हटा देनी चाहिए, क्योंकि ये डिस्टर्ब करेगी आपको। ऑप्शंस में लिया, ये फ्यूचर में लिया था क्या? फ्यूचर में भी लिया होगा तो 1,000 रुपए का लॉट साइज है सर। 3 रुपए का भी स्टॉप लॉस गया होगा, वैसे तो एंट्री 396 रुपीज पे बन रहा है, आपने 400 रुपए पे लिया, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन 4 रुपए का लॉस तो 4,000 रुपए का लॉस, देन वाई 17,000 कैसे? देखिएगा प्रेशराइज, देखिएगा ये 91%, 90% थोड़ा टाइम में शिफ्ट हो जाएगा, नीचे का ये जो 43% है ना, इतना स्पीड में बढ़ने लगेगा, और वो स्पीड में रेड कैंडल्स ऐसा ग्रीन, रेड रेड बड़ा बड़ा कैंडल्स आपको दिखाई देगा फिर।
कितने पे कट किया आपने पोजीशन? फिर वही है ना, 400 रुपए पे लिया, 396 रुपीज पे क्लोज किया होगा, तो 4 रुपए का लॉस है ना। 1,000 रुपए का लॉट साइज है, 4,000 रुपए का, 1,050 का लॉट साइज है, तो 4,200 रुपए का लॉस होना चाहिए। ये देखा, ये इधर से इधर शिफ्ट हुआ। अब देखिएगा, ये प्राइस देखिएगा, 96 से सीधा 95 को क्रॉस करके नीचे की तरफ चला जाएगा। यहाँ तक तो इसको जाना ही था, क्योंकि ये नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ था। बस यही चीजें मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि स्टॉक को यहाँ पे रुकना चाहिए। मार्केट 400 रुपीज का बॉटम हमको मिलना चाहिए। देखिए कितना स्पीड में गिरा, 394 रुपीज। मार्केट को यहाँ पे रुकना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं रुक पाया? क्योंकि वॉल्यूम ने उसको सपोर्ट नहीं किया। वॉल्यूम नीचे की तरफ प्रेशराइज किया, स्टॉक नीचे की तरफ जाने लगा। अब प्राइस चलिए ड्यू टू वॉल्यूम नीचे गया तो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट डे फिर वहीं से ओपन होके नीचे की तरफ प्रेशराइज करेगा, तो क्या स्टॉक रुक पाएगा? नहीं रुक पाएगा। इस केस में हमको सिर्फ और सिर्फ एक चीज करना है। आपको कभी भी ओआई को नेकेड एनालिसिस नहीं करना है, या फिर आपको प्राइस को नेकेड एनालिसिस नहीं करना है, या फिर आपको वॉल्यूम को नेकेड एनालिसिस नहीं करना है। आपको हमेशा तीनों चीज पे नजर बना के रखनी है। तीनों चीज पे नजर बना के रखना, वैसे तो हम ओआई टू ओआई एनालिसिस करेंगे फॉर बॉटम एंड टॉप पकड़ने के लिए, पहली चीज, सबसे पहला काम। दूसरा काम, अगर हमको स्टॉक बॉटम पे मिल जा रहा है या स्टॉक टॉप पे मिल जा रहा है, जिस दिन मिल रहा है उस दिन हमको नजर रखना है वॉल्यूम और प्राइस पे। क्या वॉल्यूम नीचे की तरफ प्रेशराइज कर रहा है, प्राइस नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है, और ओआई वहां पे इंक्रीज होने की कोशिश कर रहा है? अगर वॉल्यूम नीचे की तरफ प्रेशराइज कर रहा है और उसके पहले वो स्टॉक बहुत टाइम कंसोलिडेट किया है, और फिर देन वॉल्यूम नीचे की तरफ उसको प्रेशराइज कर रहा है, तो वो स्टॉक 90% चांसेस हो जाएंगे कि स्टॉक नीचे की तरफ फिसलेगा, जैसे कि कॉल इंडिया में हुआ। हमने 18 का डेटा एनालिसिस किया, तब हमको पता चला। फिर क्या होगा? फिर नेक्स्ट डे ये होगा कि मार्केट अगेन 395 रुपीज के आसपास ओपन होगा, वॉल्यूम वहां पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट करेगा, और देन 390 रुपीज पे प्रेशराइज करने की कोशिश करेगा। वॉल्यूम तो ओआई में ही खड़ा है, लेकिन वॉल्यूम का प्रेशराइज नीचे हो रहा है, प्राइस नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है, तो ओआई ओपन इंटरेस्ट के पास हेज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। या तो अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करे, या दूर के स्ट्राइक प्राइस पे जाकर हेज कर ले। हेज करेगा तो ऑब्वियस सी चीज है, नीचे की स्ट्राइक प्राइस पे जाके वॉल्यूम एक्यूमुलेट होने लगेगा, नीचे की स्ट्राइक प्राइस की तरफ वॉल्यूम एक्यूमुलेट होने लगेगा, तो वो प्राइस नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा, एंड स्टॉक और नीचे फिसलता जाएगा, जैसे कि कॉल इंडिया में हुआ और उसके पहले हमने बायोकॉन में देखा। तो इसलिए इसका साफ और सबसे सिंपल सॉल्यूशन है कि मार्केट जब कंसोलिडेट हो एक रेंज में, और वो रेंज आपकी एंट्री पॉइंट हो, तो एंट्री पॉइंट से 5 रुपया नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए। दैट्स इट, उतना ही आपको करना है। वो इसलिए मैं बोल रही हूँ बिकॉज ऑफ, अगर प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, दो चीजें होगी। अगर प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं जा पा रहा है, तो 5 रुपया भी अगर जा रहा है तो भी हम बने रहेंगे। लेकिन अगर प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, साथ ही साथ वॉल्यूम उसको नीचे की तरफ प्रेशराइज कर रहा है, तो हम ऐसी पोजीशन में रिस्क नहीं लेंगे। हम तुरंत पोजीशंस काटेंगे। दो 2 रुपए 5 रुपए का स्टॉप लॉस आ रहा होगा वो। फिर अगर मार्केट उसके ऊपर की तरफ सस्टेन करेगा, क्योंकि बहुत टाइम, ऐसा हर टाइम नहीं होता, कुछ कुछ रेयर केसेस में आपके साथ वैसा भी हो सकता है कि प्राइस, जैसे कि ये एंटर है थ्री नाइन, मान के चलिए आपने इसको एंटर किया 400 रुपीज पे, ठीक है, 396 रुपीज का इसका एंट्री है, प्राइस आ गया 392 रुपीज। वॉल्यूम नीचे की तरफ प्रेशराइज कर रहा है, सब कुछ है, लेकिन कभी कभी रेयर केसेस में 392 रुपीज से भी स्टॉक पलट जाने की हिम्मत रखता है, और सपोज से 392 से पलट गया और 396 रुपीज आ गया, और आपको ऐसा कोई एग्जांपल दिख गया, तो आप ये माइंड में मत सेट कर लीजिएगा कि मार्केट नीचे जाता है और फिर वापस से ऊपर आने की कोशिश करता है। ऐसा हर बार नहीं होगा, ठीक है। और हमको, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि जिस तरीके का फेज होता है, उस फेज के अकॉर्डिंग हमको स्टॉप लॉसेस रखना होगा। क्यों मैं आपको ऐसा बोल रही हूँ? अभी का फेज अगर आप देखेंगे तो मार्केट में एक बियरिश माहौल हमको देखने के लिए मिल रहा है। बियरिश अगेन, अभी बीच में जाकर मार्केट थोड़ा टाइम थमा था, लेकिन
फेड रेट कट, उसके बाद हमारा रुपी का कमजोर होना, इकोनॉमिक का वीक होना, बहुत सारे केसेस की वजह से हमको फिर से वही एक डाउन साइड प्रेशराइज देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन मार्केट फिर ऊपर की तरफ सस्टेन कर रहा है, लेकिन बियरिश प्रेशर हमको ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। तो ये फेज में हमको स्पेशली एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है। स्पेशली वो स्टॉप लॉस उस तरीके से होगा अगर मार्केट कंसोलिडेशंस की फेज में है और नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है विथ ह्यूज वॉल्यूम्स नीचे की तरफ प्रेशराइज कर रहा है, तो सिंपल सा स्टॉप लॉस काटिए, दैट्स इट। डबल अगर वो एंट्री करने का मौका देगा और वहां पे एक अच्छा वॉल्यूम हमको सपोर्ट करेगा तो हम एंटर करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। अदरवाइज वो स्टॉक में छोड़ देंगे, नहीं मिलेगा तो हमारे पास अगला स्टॉक है, लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे। अभी आप मुझे बताइए, अगर हम कॉल इंडिया में बने हुए रहते तो अभी हमारे पास स्टॉक 382 रुपीज आ गया है। 2 रुपए 5 रुपए का स्टॉप लॉस बुक करना ज्यादा सही है, या फिर हम इतना वेट करें और फिर यहाँ पे भी हमको दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहाँ पे भी नहीं रुकेगा और नीचे की तरफ प्रेशराइज हो सकता है। एंड साथ ही साथ एनालिसिस करने के लिए हमारे पास पूरा डेटा भी नहीं है क्योंकि नियर एक्सपायरी है, तो ऐसे स्टॉक में क्या आंख बंद करके वो पोजीशंस में बने रहे कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, शायद वो पोजीशन ऊपर आ जाए, तो वैसा ट्रेड करने से कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा है कि सीधा सा स्टॉप लॉस काटिए एंड देन फिर अगर आप पोजीशंस मिलेगा विद अच्छे डेटा के साथ तो फिर हम ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे। सिंपली आपको वैसा ही करना है और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने टाटा स्टील में डिस्कशंस किया कि 138 रुपीज का अच्छा बॉटम दिखाई दे रहा है, मार्केट 138 रुपीज के आसपास आके फिर कंसोलिडेट करेगा। कंसोलिडेशंस के बाद अगर नीचे की तरफ वॉल्यूम बनने लगे और प्रेशराइज करें नीचे की तरफ, तो वहां पे हमको स्पेशली अवेयर हो जाना है। वो अवेयरनेस क्यों जरूरी है, बिकॉज वो स्टॉक 6 महीने 7 महीने से 138 रुपीज का बॉटम नहीं ब्रेक किया है, और अगर इस बार वो 138 रुपीज का लेवल ब्रेक करेगा तो ऑब्वियस चीज है वो 138 रुपीज पे थमने का नहीं है और नीचे बॉटम लगा सकता है। तो क्या करना है, 138 रुपीज से एंट्री करना है, 136 रुपीज का स्टॉप लॉस रखना है, और दैट्स इट। अगर प्राइस 136 रुपीज जाता है विथ वॉल्यूम तो हम रिस्क नहीं लेंगे, फिर कोई एक अच्छा बॉटम मिलेगा तो हम नए बॉटम के साथ उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये रूल्स के साथ आप काम करेंगे तो आप कभी स्टॉक्स में ट्रैप नहीं होंगे। आप क्या करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि स्टॉक्स में क्या है, ज्यादा पैसा आप लोगों का, ठीक है स्टॉप लॉस नहीं काटेंगे देखा जाएगा, लेकिन हम स्विंग्स पर्पस से ट्रेड कर रहे हैं ना, तो डिसीजंस लेना जरूरी है, ठीक है। अभी क्लियर है सभी को? अभी क्लियर है? अभी फरवरी में यूनियन बजट आने वाला है, वो भी 1 फरवरी के आसपास, लेकिन उस दिन है क्या, सैटरडे। क्या बात है, क्या लगता है मार्केट और करेक्ट होगा यहाँ से? क्या लगता है मार्केट और करेक्ट होगा? एक्सिस बैंक 1300 रुपए के आसपास चल रहा है, वही है क्या, 1310 रुपए के आसपास? एक्सिस बैंक कुछ दिन पहले 1300 रुपए के आसपास चल रहा था क्या, या मैं कुछ गलत देख रही हूँ स्टॉक को? मुझे लगता है मार्केट में थोड़ा और करेक्शंस होगा। नहीं, एक्सिस बैंक आईसीआईसीआई बैंक है ना 1300 के आसपास, वही मैं सोचूं कि इतना कैसे हो गया। रोहित सर, आज के निफ्टी के एनालिसिस के लिए आपको आज की क्लास, ये बंद क्यों हो गया है, आज के मार्केट के लिए आपको आज की क्लास ज्वाइन करनी थी ना 2:30 बजे के आसपास की, हाँ वो है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक कितना चल रहा है? याद नहीं आ रहा है, कोई तो बैंकिंग शेयर 1300 रुपए के आसपास चल रहा है। हाँ यही स्टॉक होगा, आईसीआईसीआई होगा। इसमें देख लीजिए, वॉल्यूम यहाँ पे है, वॉल्यूम ये संभाले हुए है, लेकिन वॉल्यूम नीचे की तरफ प्रेशराइज कर रहा है। अभी अगर आपको यहाँ पे अगर आपका एंट्री है भी 1292 रुपीज के आसपास से, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, 1283 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है। ये कट हुआ मार्केट 1273, ये ब्रेक हुआ मार्केट और नीचे जाने के चांसेस रखेगा। फिलहाल नो
कमेंट्स बिकॉज ऑफ डेटा हमारे पास उतना है नहीं। ठीक है, प्रॉपर डेटा होगा तो हम बिल्कुल नीचे की तरफ ज्यादा हमको दिखाई दे रहा है। ये नीचे की तरफ ऐसा नहीं है, क्या होता है अगर आप टिल एक्सपायरी अगर आप एक्सपायरी के आसपास डेटा देखेंगे तो आपके पास दो चीजें होगी। जब भी अगर मार्केट आपको जब भी अगर आपको मार्केट टॉप के आसपास दिखाई देगा, जैसे कि अगर आपको मार्केट टॉप के आसपास क्लोजिंग होता हुआ दिखाई देगा तो आपको कंफ्यूजन स्टॉप के ऊपर दिखाई देगा। जब भी स्टॉक आपको नियर बॉटम के आसपास क्लोज होता हुआ दिखाई देगा तो ये ओआई आपको ऐसा कंफ्यूजन जो 53, 71, 66 ऐसा जो कंफ्यूजन है ये बॉटम की साइड आपको देखने के लिए मिलेगा। ये इसलिए होता है, मैंने आपको बताया ना कि ये जो राइटर्स हैं इनके पास दो ही ऑप्शन है नियर एक्सपायरी। अगर ये राइटिंग्स यहाँ पे किए हैं और प्राइस नीचे चल रहा है तो या तो ये अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करें, या ये कोशिश करें कि मार्केट ऊपर आ पाए, या फिर ये कोशिश करें कि हम हेज कर लें ताकि मार्केट नीचे जाएगा तो ये थोड़ा लॉस देगा तो पुट ऑप्शन थोड़ा सा कवर करके दे देगा। इस वजह से यहाँ पे न्यू राइटिंग सेड ऑन होना स्टार्ट होने लगती है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वॉल्यूम्स का एक्यूमुलेशन इधर हो रहा है तो यहाँ पे नई राइटिंग्स ओपन होने लगती है। दैट्स व्हाई ये ओपन इंटरेस्ट इस तरीके से कंफ्यूजन आपको दिखाई देगा। लेकिन ये जनरली नियर एक्सपायरी लास्ट वीक के आपको दिखाई देता है। जब आपको स्टॉक नियर सपोर्ट पे क्लोज होता हुआ दिखाई दे तो ऐसा कंफ्यूजन आपको सपोर्ट साइड में दिखाई देगा, और जब ये मार्केट 1340 रुपीज के आसपास क्लोज होता हुआ यानी कि नियर रेजिस्टेंस क्लोज होता हुआ दिखाई दे तो ऐसा कंफ्यूजन आपको टॉप की साइड में दिखाई देता है। क्योंकि क्या होता है ना कि ये प्रीमियम तो खाना चाहते ही है, साथ ही साथ इनको लगता है कि मार्केट इसके नीचे ही क्लोज होगा तो ऊपर की प्रीमियम जो बची कुची है उसको भी क्यों ना खा लिया जाए। तो इस वजह से वो ऐसा कंफ्यूजन दिखाई देता है। साथ ही साथ उनको वैसा भी लगता है कि अगर ये ब्रेक कर दिया तो और ज्यादा रिस्क बढ़ सकता है, इसलिए वो ऊपर की तरफ जाके पहले ही अपनी सिक्योरिटी देखने लगते हैं क्योंकि टाइमिंग कम बचता है ना, दैट्स वाई। ठीक है, अभी फिलहाल तन्मय सर मुझे लगता है कि छोड़ दीजिए, एटलीस्ट 27 को डेटा आने दीजिए, 28, 29, 30, 30 को आने दीजिए। मुझे लगता है कि 30 तारीख के आसपास हमको एक अच्छे स्टॉक्स में अच्छे बॉटम के साथ हमको ट्रेड करने के लिए मिलेगा। देखते हैं, बाकी बजट का प्रेशर रहा तो फिर स्टॉक्स, फिर मार्केट करेक्ट होगा, फिर मार्केट करेक्ट होगा तो फिर हमको कुछ ऐसा प्रेशर दिखाई देगा। लेकिन हमने एक चीज डिस्कस की थी, शायद आप लोगों ने देखी या नहीं देखी, लाइफ में भी सर ने डिस्कस किया होगा कि निफ्टी जो फ्राइडे के दिन क्लोज हुआ था वो वीकली बॉटम पे क्लोज हुआ था। किस किस ने देखा था? जो निफ्टी है फ्राइडे के दिन जब क्लोज हुआ था तो वीकली बॉटम के पे ही क्लोज हुआ था, राइट? एंड देन वो वीकली बॉटम से L1 के ऊपर टॉप की तरफ ट्रेवल करना था, और आज एग्जैक्ट मार्केट ने वहां से टॉप की तरफ ही ट्रेवल करना स्टार्ट किया है। ये चीज हमने देखी थी, डिस्कस की थी। अच्छा, हाँ, तो वही है। लेकिन L2 वही स्टैंडर्ड डेविएशंस पे देखें तो 67% के आसपास एक्यूरेसी है L1 का, और L2 हमारा अराउंड 95% के आसपास स्टैंडर्ड डेविएशंस पे एक्यूरेसी है। देखते हैं L2 मिलेगा तो मुझे लगता है कि मार्केट एटलीस्ट अगर डाउन साइड में प्रेशराइज देखने के लिए मिला ना तो मार्केट मुझे यहाँ से L2 के नियर दिखाई दे रहा है। देखते हैं, और ऊपर की तरफ ट्रेवल किया तो वैसे ही L1 का टॉप तो लगाएगा ही, अगर नीचे की तरफ फिसला तो मार्केट L2 तक जा सकता है। देखते हैं, और ठीक है, तो फिलहाल कोई नई पोजीशंस हम लोग लेंगे नहीं। अभी भी मैं वही कह रही हूँ, मार्केट का फेस बहुत ही तगड़ा प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है, दोनों साइड से एक अच्छा प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो स्पेशली सोच समझ के स्टॉक्स में स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करिए। अगर वॉल्यूम नीचे की तरफ प्रेशराइज कर रहा है तो रिस्क मत लीजिए, डबल आएगा, डबल ट्रेड किया जाएगा, क्या होगा यही सोचिए ना। एक बात बताइए, कैश में कितनी ही क्वांटिटी आती है? 100, 50, 200 क्वांटिटी, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि किसी के पास ज्यादा क्वांटिटी आती होगी। 500 क्वांटिटी समझ लीजिए। 2 रुपए, 4 रुपए का स्टॉप लॉस जा भी रहा है तो 2000 रुपए का स्टॉप लॉस लेने में क्या बुराई है? उतना आप इंट्राडे में लॉस बुक कर लेते हैं, उससे ज्यादा आप लोग इंट्राडे में बुक कर लेते हैं, मतलब नहीं है ना। इससे अच्छा है कि स्टॉप लॉस बुक करिए, नई पोजीशंस मिलेगी, नया कुछ देखा जाएगा फिर। ठीक है, तो फिलहाल मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। हमारी क्लास होगी कल 12 बजे के आसपास, उसमें हम लोग लाइव स्टॉक्स को थ्योरी पार्ट कवर करेंगे। हम OI to OI का, जो लोग नए हैं स्पेशली वो लोग वो क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि उन लोगों का थ्योरी क्लियर हो जाएगा। ठीक है।